नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो आज का हमारा जो बिंदु है वो राष्ट्र साहित्य से संबंधित है, आदिकाल से संबंधित राष्ट्र साहित्य। जैसा कि हमारी लगातार क्लासें चल रही है ये आप सभी को ध्यान में है, और इससे पहले आदिकाल के अंतर्गत राष्ट्र साहित्य की मैं बात करूँ तो हम बीसल देव रासो को पढ़ चुके हैं, पृथ्वीराज रासो को पढ़ चुके हैं, परमाल रासो को पढ़ चुके हैं, और आज जो शेष बचे हुए रासो है उनको आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम मानते हैं कि खुमान रासो है, उसके अलावा जो हमीर रासो है या फिर विजयपाल रासो है, उसके अलावा रणमल छंद है। तो ये सारी रचनाएं जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, और इसी के साथ हमारा रासो काव्य जो है आज समाप्त हो जाएगा। बने रहे, सभी ने बिल्कुल अलग क्लास होने वाली है, किसने क्या कहा है रासो के बारे में, और पूरी की पूरी बात आज हम करने वाले हैं। खुमान रासो से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आज की क्लास। कुछ बातें हैं विजयपाल रासो से या फिर हमीर रासो से या फिर खुमान रासो से जो परीक्षाओं में पूछी जाती है, उनको विशेष रूप से आपको याद करवाने का प्रयास किया जाएगा। चलो देखते हैं। खुमान रासो की बात करते हैं तो इसके रचनाकार जो है, इसके रचनाकार दलपति विजय है। कौन है इसके रचनाकार? दलपति विजय है। शिवशय सेंगर के अनुसार इसकी रचना अज्ञातनामा भाट ने की थी। तो कुछ किस जगह क्या है कि अज्ञातनामा भाट, कुछ जगह क्या अलग अलग दिया हुआ है, कुछ जगह ये कि अज्ञातनामा, ठीक है ना, भाट ने की थी। कुछ जगह ऐसा भी दिया हुआ है कि शिव सेंगर के अनुसार, शिव सिंह सेंगर के अनुसार नामा भाट ने इसकी रचना की थी खुमान रासो की। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप, अज्ञातनामा भाट या नामा भाट ने की थी, इस तरह से, या अज्ञात किसी भाट ने की थी, ये सारी बातें आप ध्यान रखना, ठीक है ना। मैं जो बात कह रहा हूँ वो किताबों की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि किस गाइड में ऐसा दिया हुआ है दूसरी गाइड में वैसा दिया, ये नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि हिंदी साहित्य के जो इतिहास हैं, जैसे गणपति चंद्रगुप्त का है या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, राम कुमार वर्मा का है, डॉक्टर नगेंद्र का है, ठीक है ना, उनमें अलग अलग जगह अलग अलग तरह से ये बात कही गई है। काव्य वीर रसात्मक प्रबंध काव्य है। प्रमुख बात क्या है कि ये जो है ये वीर रसात्मक प्रबंध काव्य है। काव्य वीर रसात्मक प्रबंध काव्य है। भाषा, इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। इसकी भाषा जो है वो राजस्थानी हिंदी है। डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास देखोगे तो वहां इसकी भाषा के बारे में बताया हुआ होगा। हस्तलिखित प्रति की बात करें तो खुमान रासो की प्रामाणिक हस्तलिखित प्रति पूना के संग्रहालय में सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है? पूना के संग्रहालय में। और छंद कौन कौन से हैं इसमें? छंद की हम बात करें तो दोहा, कवित्त, स्वैया छंदों का प्रयोग हुआ है। दोहा, कवित्त और स्वैया छंदों का प्रमुख रूप से सारी बातें हमारे सामने आ गई है कि खुमान रासो के रचनाकार कौन थे। तो रचनाकार की हम बात करें तो दलपति विजय थे। कौन है? दलपति विजय। लेकिन शिवशय सेंगर ने इसकी रचना नामा भाट द्वारा मानी है, शिव सिंह सेंगर ने। अब हम इसकी बात करें भाषा की तो वो है राजस्थानी। इसकी भाषा की बात करें तो वो है राजस्थानी। अगर हम रस की बात करें तो वीर रसात्मक, और शैली की बात करें तो प्रबंधात्मक शैली में लिखा गया, अर्थात वीर रसात्मक प्रबंध काव्य है। ये वीर रसात्मक प्रबंध काव्य है। जैसे पृथ्वीराज रासो भी प्रबंध काव्य था, सभी ने प्रबंध काव्य माना था, लेकिन नरोत्तम दास ने उसको मुक्त काव्य माना था। बिशल देव रासो की हम बात करते हैं तो उसको गीति काव्य माना गया है। उसी प्रकार इसे क्या माना गया है? वीर रसात्मक प्रबंध काव्य माना गया है। वीर रसात्मक प्रबंध काव्य। छंदों की बात करें तो दोहा, कवित्त और स्वैया छंद का प्रयोग हुआ है। किसका? दोहा, कवित्त और स्वैया छंद का प्रयोग हुआ है। और इसकी प्रति सुरक्षित की बात करें तो पूना संग्रहालय में इसकी प्रति सुरक्षित है। कहाँ है? पूना संग्रहालय में। जैसे पृथ्वीराज रासो के अलग अलग संस्करण की प्रतियां अलग अलग जगह सुरक्षित थी। जैसे कहें तो जो प्रथम जो प्रति मानते हैं, प्रथम संस्करण जो था वो कहाँ था? पृथ्वीराज रासो का। पृथ्वीराज रासो का जो प्रथम संस्करण जो था, ठीक है ना, वो कहाँ पर कहाँ सुरक्षित था, ये आप बताएंगे, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि पृथ्वीराज रासो का जो प्रथम संस्करण था वो कहाँ सुरक्षित रखा गया था। उसके अलावा दूसरा संस्करण, तीसरा संस्करण, चौथा संस्करण चाहे तो सारे बता सकते हैं। तो इसी तरह से इनका संस्करण जो है वो पूना संग्रहालय में सुरक्षित था। चलते हैं आगे।
आप लिख दें, मैं अभी बता दूंगा। 3 खुमाण का समय माना जाता है। क्या है कि अलग अलग साहित्यकारों ने अलग अलग माना है। कुछ ने एक ही खुमाण माना है, छोटा सा विवरण दे दिया, कुछ ने बड़ा माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 3 खुमाण थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 3 खुमाण थे, जिनका एक साथ कर्नल टोड ने क्या है, एक साथ वर्णन कर दिया। ये रासो वाले थे ना, इनका कर्नल टोड ने अपनी पुस्तक में विवरण दिया हुआ है, तो अधिकतर साहित्यकारों ने वहां से भी सामग्री उठाई है। खुमाण प्रथम, खुमाण द्वितीय और खुमाण तीसरा। जो प्रथम है उसका काल विक्रमी संवत 810 से 835, 870 से 900 और 965 से 990। आचार्य शुक्ल ने और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, दोनों ने जो खुमाण रासो लिखा गया है, वो खुमाण रासो किसका माना है? वो खुमाण रासो माना है खुमाण द्वितीय का। 870 से 900 विक्रमी संवत। 870 का मतलब ही हो गया 57 निकाल दिए तो 3 और 1 713 ईस्वी के लगभग की बात है। 713 8वीं शती ये माना जाएगा। और यहाँ तक आ जाए तो ये आ जाएगा 9वीं शती हो जाएगा। तो कहने से तात्पर्य ये 9वीं शती की रचना भी मानी जा सकती है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो द्वितीय खुमाण है उस पर ही ये खुमाण रासो रचित, या खुमाण रासो में जिसका विवरण दिया गया है वो ये द्वितीय खुमाण ही है। 3 खुमाण हुए थे, ठीक है ना। आचार्य शुक्ल के अनुसार यदि किसी खुमाण की अलमायु यदि किसी खुमाण की, मैं चेक कर लेता हूं कोई नाम, ये कुछ नाम है जो अलमामू है, तभी मैंने कहा था अलमामू। मतलब खुमाण का क्या है कि अलमामू के साथ युद्ध दिखाया गया है। किसके साथ? अलमामू के साथ। अलमामू के साथ युद्ध दिखाया गया है। आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं कि यदि किसी खुमाण की अलमामू की सेना से लड़ाई हुई होगी तो वह दूसरा खुमाण रहा होगा, और उसी के नाम पर खुमाण रासो की रचना हुई थी। ठीक है, जो मैं बात बता कर गया हूं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी यही लिखते हैं कि खुमाण रासो की रचना दूसरे खुमाण के समय में हुई होगी, अर्थात यह पुस्तक सन ईस्वी की 9वीं शताब्दी के आरंभ में रचित है। 9वीं शताब्दी के आरंभ में रचित है। जैसे हम देख के आए थे कि 843 ईस्वी, तो 843 ईस्वी तक का काल माना जाता है। तो ये 805 के बाद या 1 के बाद कभी भी लिखी होगी तो वो 9वीं शताब्दी ही मानी जाएगी। अर्थात क्या है, ये जो रचना है खुमाण रासो, ये 9वीं शताब्दी की रचना है। आचार्य शुक्ल भी इसे 9वीं शताब्दी की रचना ही मानते हैं। और दोनों ही, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी है, दोनों के दोनों इसे क्या मानते हैं? इसे 9वीं शताब्दी की रचना मानते हैं और द्वितीय खुमाण की रचना मानते हैं, मतलब द्वितीय खुमाण पर लिखा हुआ मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इसके बारे में विशेष बात लिखी हुई है। क्या लिखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी? मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थानी भाषा और साहित्य में लिखा है, ठीक है ना। मोतीलाल मेनारिया ने, आप पढ़िए, 1 मिनट मैं थोड़ा सा चाय का घूंट ले लूं। मोतीलाल मेनारिया राजस्थानी भाषा और साहित्य में, ये क्या है? मोतीलाल मेनारिया जो है राजस्थान के साहित्यकार हैं और उसके साथ साथ ये इनकी रचना है। मोतीलाल मेनारिया राजस्थान के साहित्यकार है और काफ़ी प्रमाणिक जानकारी इनसे हमें उपलब्ध होती है। राजस्थानी भाषा और साहित्य,
ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। में लिखते हैं कि ये त्याग छिप, क्या लिखते हैं कि ये त्याग छिय, ये कुछ होएगा। त्याग छिय जैन साधु शांति विजय के शिष्य थे। जो दलपति है ये त्याग छिय जैन साधु शांति विजय के शिष्य थे। इनका असली नाम दलपत था, इनका असली नाम दलपत था, पर दीक्षा के बाद बदलकर दौलत विजय रख लिया। क्या रख लिया? दौलत विजय अर्थात दलपति विजय। हिंदी के विद्वानों ने इन्हें मेवाड़ के रावल खुमाण संवत 870 का समकालीन होना अनुमानित किया है, जो गलत है। वास्तव में इनका रचना काल 1673 ईस्वी से लेकर 1703 ईस्वी के मध्य तक है। समझ में आई बात? कोई बात नहीं, समझ नहीं आई तो मैं समझा दूंगा। हिंदी साहित्य का इतिहास, हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य का इतिहास उद्भव और विकास, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि मोतीलाल मिनारिया ने ऐसा लिखा था। क्या लिखा था? किस में लिखा था? हिंदी भाषा और साहित्य में लिखा था। क्या लिखा था? बड़ी बड़ी बात यही है कि ये जो दलपति विजय, जिनकी तुम दलपति विजय की बात कर रहे हो ना, ये दलपति विजय एक जैन साधु थे। ये एक जैन साधु थे और जो हिंदी के साहित्यकारों ने इनको खुमाण के समय का माना है, तो ये खुमाण के समय के नहीं थे। ऐसा कौन कह रहे हैं? मोतीलाल मिनारिया कह रहे हैं, ठीक है ना, कि ये खुमाण के समय के नहीं थे। इनका काल तो 1673 से लेके 1703 ईस्वी का माना जाता है। अर्थात इसी के आधार पर, इस तथ्य के आधार पर फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भैया खुमाण जब राजस्थान के थे और राजस्थान के किसी प्रसिद्ध व्यक्ति ने या प्रामाणिक व्यक्ति ने जब ऐसा लिख दिया है, तो हमें इस रचना को आदिकाल में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। इस रचना को आदिकाल में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। ये रचना तो 1673 से लेकर 1703 ईस्वी के काल की हो सकती है। अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी खुमाण रासों को आदिकाल के अंतर्गत शामिल करने के पक्ष में नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मोतीलाल मिनारिया ने कहा है कि ये कहाँ के थे? ये तो जैन साधु थे। लेकिन इनका तोड़ आगे चलकर मिलता है इनको रामगोपाल शर्मा दिनेश। डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में रामगोपाल शर्मा दिनेश द्वारा इनको जवाब दिया जाता है, तोड़ के जवाब दिया जाता है। देख लेते हैं क्या है जवाब। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको 9वीं शताब्दी की रचना माना है, क्योंकि इसमें 9वीं शती के चित्तौड़ नरेश खुमाण के युद्धों का चित्रण है। राजस्थान के वित्त संग्राहकों ने इसको 17वीं शताब्दी की रचना बताया है। ये भी यही कहते हैं, रामगोपाल शर्मा दिनेश क्या कहते हैं कि राजस्थान के जो वृत्त संग्राहक, मतलब वृत्त संग्रह लिखने वाले, जो साहित्य लिखने वाले जो व्यक्ति थे, उन्होंने इसको किस शताब्दी का माना है? 17वीं शताब्दी का माना है। यही बात कौन कहकर गए हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी भी कहकर गए हैं। कौन कहकर गए हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी भी कहकर गए थे। और किसका संदर्भ लिया था उन्होंने? उन्होंने लिया था मेनारिया का संदर्भ लिया था। किसका संदर्भ लिया था? मेनारिया का उन्होंने संदर्भ लिया था, क्योंकि इसकी 17वीं शताब्दी के चित्तौड़ नरेश राज सिंह तक के राजाओं का वर्णन मिलता है। क्योंकि इसमें 17वीं शताब्दी के चित्तौड़ नरेश राज सिंह तक के राजाओं का विवरण मिलता है। हमें ध्यान रखना है कि खुमाण से लेकर राज सिंह तक, ये बात ध्यान में रखनी है। खुमाण से लेकर राज सिंह तक, खुमाण से लेकर राज सिंह तक का खुमाण रासों में वर्णन मिलता है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि इसे 17वीं शताब्दी की राजस्थान के वृत्त संग्राहकों ने, ठीक है ना, क्या माना है? 17वीं शताब्दी की रचना माना है। और मोतीलाल मिनारिया ने भी इसे 17वीं शताब्दी की रचना माना है। मोतीलाल मिनारिया ने भी इसे 17वीं शताब्दी की रचना माना है। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल ने इसे 9वीं शताब्दी की रचना माना है। खुमाण रासों में 5000 छंद है। 5000 छंद है। खुमाण ने संवत 869 से 893 तक राज किया। खुमाण काल भोज के बाद गद्दी पर बैठा।
कुमाण ने अपने जीवन में 24 युद्ध किए थे। कुमाण ने अपने जीवन में 24 युद्ध किए थे। परमाल रासों में कितनी लड़ाइयां थी? परमाल रासों में 52 लड़ाइयां थी। कितनी लड़ाइयां थी? 52 लड़ाइयां। और खुमाण रासों में कितनी लड़ाइयां दिखाई गई? 24 लड़ाइयां। खुमाण ने अपने जीवन में कितनी लड़ाइयां लड़ी थी? 24 लड़ाइयां लड़ी थी। खुमाण रासों में दलपति विजय ने कुमाण के शौर्य, वीरता, पराक्रम एवं दानवीरता का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। कुमाण रासों में आदि से अंत तक वीर रस के साथ श्रृंगार रस का चित्रण है। कुमाण रासों में आदि से अंत तक वीर रस के साथ श्रृंगार रस का चित्रण है। पीयू चित्तौड़ ने आवियु सावण पहली तीज जोवे बाट बिरहणी खिण खिण अणवे बीज। पीयू चित्तौड़ ने आवियो सावण पहली तीज जोवे बाट बिरहणी खिण खिण अणवे तीज। ये याद रख लेना, पीयू चित्तौड़ ने आवियो। खुमाण, पीयू खुमाण चित्तौड़ ने आवियु, ठीक है ना। पीयू खुमाण याद रख लेना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संवत 810 और 1000 के बीच चित्तौड़ के रावल खुमान के नाम से 3 राजा हुए थे। कर्नल टोड ने इनको एक मानकर इनके युद्धों का विस्तार से वर्णन किया है। कर्नल टोड ने इनको एक ही माना है। ये कर्नल टोड कौन से हैं? ये कर्नल टोड वही है जिन्होंने पृथ्वीराज रासो के 30,000 छंदों का अंग्रेजी अनुवाद करवाया था। ये कर्नल टोड वही है जिन्होंने पृथ्वीराज रासो के 30,000 छंदों का अंग्रेजी अनुवाद करवाया था। खुमाण के समय में बगदाद के खलीफा अलमामू है, ये अलमामू, बगदाद के खलीफा अलमामू ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की थी। बगदाद के खलीफा अलमामू, ये लड़ाई जो है खुमाण में लड़ाई जो दिखाई गई है प्रमुख रूप से बगदाद के खलीफा अलमामू और खुमाण के बीच में दिखाई गई है। खुमाण की सहायता के लिए बहुत से राजा आए और चित्तौड़ की रक्षा हो गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल व रामगोपाल शर्मा दिनेश ने इसे 9वीं शताब्दी की रचना माना है। 9वीं शताब्दी की रचना माना है, कोई समस्या नहीं है। कहने से तात्पर्य यह है कि रामगोपाल शर्मा दिनेश और दोनों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस शताब्दी की? 9वीं शताब्दी की रचना माना है। डॉक्टर रामगोपाल शर्मा दिनेश क्या लिखते हैं? रचना शैली तथा विषय वस्तु से सिद्ध है कि काव्य किसी जैन साधु का नहीं हो सकता। यदि जैन साधु ने इसे लिखा होता तो निश्चय इसमें धर्म भावना किसी न किसी रूप में व्याप्त मिलती, ठीक है ना। जैसा मोतीलाल मिनारियां लिखा था कि जैन साधु थे, दलपत जो थे, नाम था दलपत, बाद में क्या रख लिया था? दलपति विजय जो रख लिया था, तो वो जैन साधु थे। मोतीलाल मिनारिया ने कहा था कि वो जैन साधु थे। अब रामगोपाल शर्मा दिनेश कहते हैं कि वो जैन नहीं थे। अगर वो जैन होते तो कहीं न कहीं भक्ति भावना का, धार्मिक भावना का, धर्म से संबंधित उपदेश इस संग्रह में जरूर होते, लेकिन ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं है। अतः ये जो है ऐसा नहीं हो सकता कि वो जैन साधु थे। ये था खुमाण रासो। खुमाण रासो की बात करें, क्या था? खुमाण रासो। खुमाण रासो की हम बात करते हैं। खुमाण रासो, ठीक है ना। कौन है रचनाकार? दलपति विजय। रचनाकार कौन है? खुमाण रासो। कौन है रचनाकार?
दलपति विजय। ठीक है ना। शिव सिंह सेंगर के अनुसार, शिव सिंह सेंगर के अनुसार कौन है? नामा भाट। ठीक है ना। और रचना काल क्या है? रचना काल की हम बात करें तो शुक्ल व नगेंद्र के अनुसार 9वीं शती की रचना है। ठीक है ना। और मेनारिया के अनुसार, मोतीलाल मेनारिया के अनुसार किस काल की रचना है? 17वीं शती की रचना है, या राजस्थान के वृत्त संग्रहकों के अनुसार 17वीं शती की रचना है। ठीक है ना। हम बात करें भाषा की तो भाषा है इसकी राजस्थानी। ठीक है ना। कर्नल टॉड की बात करें तो तीनों खुमाण एक ही थे। ठीक है ना। लड़ाई की बात करें तो कितनी लड़ाइयां हैं? 24 लड़ाइयां बताई गई हैं। लड़ाई की बात करें तो कितनी लड़ाइयां हैं इसमें? 24 लड़ाइयां। कर्नल टॉड की बात करें तो तीनों खुमाण एक ही थे। भाषा की बात करें तो राजस्थानी है। रचना काल की बात करें तो शुक्ल व नगेंद्र 9वीं शती, मेनारिया 17वीं शती। शिव सिंह सेंगर के अनुसार नामाभाट, दलपति विजय, और इसके अलावा वीर रस की रचना है। शुक्ल व हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार द्वितीय खुमाण पर रचित है। शुक्ल व हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार द्वितीय खुमाण पर रचित है। यह है प्रमुख बातें, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं आगे। इसके बाद हम बात करते हैं हमीर रासों की। हमीर रासों, हमीर रासों की रचना किसने की थी? शारंगधर। हमीर रासों के रचयिता, हमीर रासों के रचयिता कौन है? शारंगधर। कौन है? शारंगधर। ये वही शारंगधर है जिन्होंने शारंगधर पद्धति की रचना की थी। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में हमें मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? शारंगधर पद्धति। ठीक है ना। हमीर रासों के रचनाकार कौन थे? शारंगधर थे। लक्ष्मीधर कृत प्राकृत पेंगलम में आए। लक्ष्मीधर कृत प्राकृत पेंगलम में आए 8 पदों के आधार पर इसकी ग्रंथ की कल्पना की गई है। प्राकृत पेंगलम में आए 8 पदों के आधार पर। ठीक है ना। जिसमें जज्जल के, बब्बर के और लक्ष्मीधर के पद है प्राकृत पेंगलम में, और जिसका संकलन ऐसे कहते हैं कि लक्ष्मीधर ने किए। क्या नाम था? दिमाग से निकल गया, आ जाएगा, चलो कोई बात नहीं। राहुल सांकृत्यायन ने इसके रचयिता जज्जल को माना है। राहुल सांकृत्यायन ने इसका रचयिता किसको माना है? जज्जल को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि अमीर शब्द अमीर का विकृत रूप है, जो किसी पात्र का नाम न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता रहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि अमीर शब्द जो है वो अमीर का विकृत रूप है, जो किसी पात्र का नाम न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता रहा है। हमीर रासों के पद्य: डोला मारिया ढिल मह मुच्छी मेच शरीर, पुर जज्जला मंतीवर चलिए बीर हमीर, प भर धर्मरु धरणी तरणी रहु दलिय, कमठ पिट्टा टरपिया मेरू मंदार सिर कंपिया। ठीक है ना। अब अपने को क्या करना है इसमें?
अपने को ज़्यादा नहीं करना, अपने को थोड़ा सा ध्यान लगाना है। थोड़ा सा क्या ध्यान लगाना है? थोड़ा सा ध्यान यही लगाना है, ढोला मारिया ढिल्ली में, बस। अब ढोला मारिया ढिल्ली में, अब इसको ढोला मारू नहीं मानना है, ये हमीर से संबंधित है, ये जरूर ध्यान रखना है। उसके बाद आता है पै भर दरमरू धरणी, हमीर, पै भर दरमरू धरणी, पै भर दरमरू धरणी, हमीर। ये किसकी रचना है? किससे संबंधित है? हमीर से, हमीर रासों से। हमीर रासों के रचयिता कौन है? शारंगधर। कौन है? शारंगधर है हमीर रासों के रचयिता। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। डॉक्टर बच्चन सिंह क्या लिखते हैं कि प्राकृत पेंगलम में आए, यहां पूरी बात क्लियर हो जाएगी, क्योंकि क्या है कि इसमें एक पद आया है बच्चन सिंह के अनुसार। बच्चन सिंह के अनुसार क्या है कि इसमें एक पद आया है, उसी के आधार पर एक समस्या जो उत्पन्न हो गई है। अब समस्या की बात करें तो समस्या ये है कि राहुल सांकृत्यान जो इसका रचयिता है, किसका? हमीर रासों का रचयिता है, वो जज्जल को मानते हैं। राहुल सांकृत्यान हमीर रासों का रचयिता जज्जल को मानते हैं, जबकि आचार्य शुक्ल जो है इसका रचयिता शारंगधर को मानते हैं। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी इनमें से किसी भी मत से सहमत नहीं है। वो कहते हैं ये तो तय है कि ये रचना जज्जल की नहीं है, ये तो तय है कि ये रचना जज्जल की नहीं है, क्योंकि जज्जल के बारे में वो बताते हैं कि जैसे जो विद्यापति है उनकी रचना है पुरुष परीक्षा, उसमें भी आया हुआ है कि जो जज्जल थे वो एक मंत्री थे, ठीक है ना, जज्जल थे वो हमीर के एक मंत्री थे, अतः जज्जल की रचना तो नहीं हो सकती। लेकिन शारंगधर की है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्राकृत पेंगलम में जो 8 पद आए हैं उनके आधार पर आचार्य शुक्ल ने क्या है, हमीर रासों का रचयिता शारंगधर को माना है। लेकिन वो पद शारंगधर के है या नहीं है। और एक पद है जिसमें, जिस बच्चन सिंह लिखते हैं कि एक पद है जिसमें क्या जज्जल का लिखा गया है कि भणिये जज्जल, तो भणिये जज्जल लिखा गया है। उसी वजह से क्या है कि शुक्ल ने तो उसे मान लिया कि जज्जल जो है वो एक पात्र है, ठीक है ना, और जो राहुल सांकृत्यान है उन्होंने कह दिया कि ये रचना जो है जज्जल की है। तो वो सारी कहानी हम बच्चन सिंह के माध्यम से समझेंगे कि बच्चन सिंह क्या लिखते हैं अपने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में। देख लेते हैं। प्राकृत पेंगलम में आए 8 छंद हमीर से संबंध मिलते हैं, ये बात शुक्ल ने भी लिखी है। रामचंद्र शुक्ल उसे जज्जल नामक किसी पात्र की उक्ति मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल उसे जज्जल नामक किसी पात्र की उक्ति मानते हैं, अर्थात एक पद जो 8 छंद जो आए हैं वो 8 छंद क्या है, रामचंद्र शुक्ल किसी जज्जल नामक पात्र की उक्ति मानते हैं और उनका कहना है कि वह शारंगधर कृत हमीर रासों का ही अंग है। राहुल सांकृत्यान क्या कहते हैं, इसे जज्जल रचित बतलाते हैं। यह विवाद निम्नलिखित छंद के आधार पर खड़ा हुआ। निम्नलिखित खड़ा हुआ क्या है, हमीर कज्जू जज्जल भणे को हाण मह भई जलऊ, सुल्तान शीश करवाल दई तजी कलेवर दिए चलेऊ। अब जज्जल भणे में शुक्ल जी जज्जल को एक पात्र मानते हैं और राहुल जी कवि मानते हैं, ठीक है ना, कि जज्जल कहते हैं, अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कि जज्जल नाम का पात्र है वो कह रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जज्जल नाम का पात्र जो है वो कह रहा है। वास्तव में ये रचना किसकी है, शारंगधर की है। लेकिन राहुल सांकृत्यान कहते हैं कि जज्जल भणिये मतलब जज्जल कह रहे हैं, अर्थात इसका रचयिता जज्जल ही है। ये पंक्ति जरूर याद रखें, हमीर कज्जू जज्जल भणे, हमीर कज्जू जज्जल भणे, ठीक है ना। इसी पद के आधार पर बच्चन सिंह के अनुसार यह रचना जज्जल कृत नहीं हो सकती। बच्चन सिंह के अनुसार यह रचना जज्जल कृत नहीं हो सकती, क्योंकि के रूप में इन्होंने उदाहरण दिए हैं। 1 नंबर पर विद्यापति की एक पुस्तक है पुरुष परीक्षा में जाज जज्जल को एक योद्धा माना गया है। एक कारण तो यह आ जाता है, बच्चन सिंह के अनुसार यह रचना जज्जल कृत नहीं हो सकती, ठीक है ना। विद्यापति की एक पुस्तक है पुरुष परीक्षा में जाज
जज्जल को एक योद्धा माना गया है। 2 नंबर पर दूसरा कारण क्या है, जयचंद सूरी ने भी हमीर विजय नामक एक रचना लिखी थी। उसमें जाजदेव जो है वो हमीर के 8 पार्षदों में से एक है। जाजदेव जो है वो हमीर के 8 पार्षदों में से एक है, अर्थात जो है जज्जल जो है वो इसके रचयिता नहीं हो सकते। 3 नंबर पर बच्चन सिंह लिखते हैं कि वासुदेव शरण अग्रवाल के एक लेख के अनुसार जज्जल हमीर का एक मंत्री था। वासुदेव शरण अग्रवाल के एक लेख के अनुसार जज्जल जो है वो हमीर का एक मंत्री था। इन 3 बातों के आधार पर बच्चन सिंह ये मानते हैं कि ये जो रचना है ये जज्जल की नहीं है। हमीर रासो जो है वो जज्जल की नहीं है, क्योंकि जज्जल क्या है, विद्यापति की पुस्तक पुरुष परीक्षा के अनुसार भी एक योद्धा है। जयचंद सूरी के हमीर विजय के अनुसार भी वो एक क्या है, पार्षदों में से एक है। और वासुदेव शरण के एक लेख के अनुसार भी वो एक मंत्री, अर्थात वो एक पात्र हो सकते हैं, लेकिन वो हमीर रासों के रचयिता नहीं हो सकते बच्चन सिंह के अनुसार। बच्चन सिंह के अनुसार हमीर रासों का रचना काल 14वीं शताब्दी का मध्य माना जा सकता है। इस ग्रंथ में चौहानों को सूर्यवंशी कहा गया है। इस ग्रंथ की बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस ग्रंथ में चौहानों को सूर्यवंशी कहा गया है, जबकि रासों में अग्निवंशी, रासों में क्या कहा गया था, अग्निवंशी कहा गया था, जबकि इसमें क्या कहा गया, सूर्यवंशी। और इतिहास में भी चौहानों को सूर्यवंशी ही कहा गया है। हमीर रासों में प्रयुक्त छंद गाहिणी, रोला, लीलाबाई, जलहरण, क्रीड़ाचक, छप्य तथा कुंडलियां, ये जो छंद है ठीक है ना, थोड़ा सा याद रख लेना, बाकी छंद कहाँ याद रहते हैं, लेकिन फिर भी अमीर रासों में प्रयुक्त छंद गाहिणी, एक तो ये याद रख लेना गाहिणी है अलग, ठीक है ना, फिर लीलाबाई और जलहरण, क्रीड़ाचक, छप्य तथा कुंडलियां। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त का मानना है कि अमीर रासो सारंगधर की रचना नहीं हो सकती, क्योंकि सारंगधर अमीर के समय में नहीं थी। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त का मानना है कि हमीर रासो सारंगधर की रचना, ये लो इन्होंने अलग ही बात कह दी कि हमीर रासो सारंगधर की रचना नहीं हो सकती, क्योंकि सारंगधर अमीर के समय में नहीं थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों ही मतों से सहमत नहीं है कि हमीर रासो सारंगधर का है या जज्जल का। आचार्य शुक्ल की बात करें तो हमीर रासों से अपभ्रंश की परंपरा का समापन मानते हैं। आचार्य शुक्ल जो है हमीर रासों से, आचार्य शुक्ल जो है वो हमीर रासों से अपभ्रंश की परंपरा का समापन मानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है ये। जिस प्रकार बिशल देव ने, बहुत ही महत्वपूर्ण, कि जिस प्रकार बिशल देव ने हरिकेली नाटक की रचना की थी, उसी प्रकार स्वयं हमीर ने श्रृंगार हार की, किसकी, श्रृंगार हार की रचना की थी। जिस प्रकार बिशल देव ने हरिकेली नाटक की रचना की थी, उसी प्रकार स्वयं हमीर ने श्रृंगार हार की रचना की थी। हमीर पर लिखे गए अन्य ग्रंथ, हमीर महाकाव्य, हमीर पर अन्य ग्रंथ भी लिखे गए थे, वो देख लेते हैं इसी नाम से। हमीर महाकाव्य की बात करें तो नयनचंद्र सूरी का है। हमीर हट की बात करें तो चंद्रशेखर का है, रीतिकाल के अंतर्गत। श्रृंगार हार की बात करें तो स्वयं हमीर ने लिखा था। श्रृंगार हार की बात करें तो स्वयं हमीर ने लिखा था। हमीर मदमर्दन की बात करें तो जयसिंह सूरी ने, जयसिंह सूरी ने। हमीर रासो की बात करें तो एक जोधराज ने, हमीर रासो नाम से एक रचना जोधराज की भी मानी जाती है, ठीक है ना। आचार्य शुक्ल के अनुसार हमीर देव अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध में मारे गए थे। प्राकृत पेंगलम में, प्राकृत पेंगलम जो बताया गया है वो क्या है, विद्याधर, सारंगधर, बब्बर व जज्जल के पद हैं। प्राकृत पेंगलम में विद्याधर, सारंगधर, बब्बर व जज्जल के पद हैं, जिनके संकलनकर्ता जो है वो लक्ष्मीधर माने जाते हैं, जिनके संकलनकर्ता जो है वो लक्ष्मीधर माने जाते हैं। अब देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है कि हमीर रासों के रचयिता कौन है, सारंगधर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है कि
हमीर रासों के रचयिता कौन है? शारंगधर है। लेकिन राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा है कि राहुल सांकृत्यायन ने कहा है कि हमीर रासों के रचयिता जज्जल है, हमीर रासों के रचयिता जज्जल है। लेकिन माता प्रसाद गुप्त जो है, माता प्रसाद गुप्त क्या कहते हैं कि शारंगधर जो है वो हमीर रासों के रचयिता नहीं हो सकते। कौन हो सकता है इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन शारंगधर जो है वो हमीर रासों के रचयिता नहीं हो सकते। हजारी प्रसाद द्विवेदी इन दोनों ही मतों से सहमत नहीं है कि रचना शारंगधर की है या जज्जल की है। लेकिन राम गोपाल शर्मा दिनेश डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत और बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत, दोनों के अंतर्गत जो ये रचना है वो जो जज्जल है उसकी रचना तो बिल्कुल नहीं है। अब शारंगधर की है या नहीं है, क्योंकि ये शारंगधर की ही मानते हैं दोनों, क्योंकि शुक्ल के अनुसार कि शुक्ल ने शारंगधर की कहा है तो ये शारंगधर की ही हो सकती है। लेकिन जज्जल की तो ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जज्जल जो क्या है एक पात्र है। इसके पक्ष में जो है वो क्या तर्क देते हैं, रामगोपाल शर्मा दिनेश क्या तर्क देते हैं। रामगोपाल शर्मा दिनेश की बात करूं तो रामगोपाल शर्मा दिनेश एक तर्क देते हैं। हाँ, बच्चन सिंह एक तर्क देते हैं। बच्चन सिंह जी क्या तर्क देते हैं? बच्चन सिंह जी 3 तर्क देते हैं। कौन कौन से? एक देते हैं कि विद्यापति की पुरुष परीक्षा, उसमें जाजदेव का नाम एक पात्र के रूप में है। और फिर जो दूसरे नंबर पर वो बात करते हैं, वो बात करते हैं विजय सेन सूरी की हमीर रासो, विजय सेन सूरी की जो हमीर रासो है उसकी बात करते हैं। उसमें भी उसे एक योद्धा के पार्षद के रूप में माना गया है। और फिर वो वासुदेव शरण अग्रवाल का एक लेख की बात करते हैं, उसमें उसे क्या माना गया है? उसमें एक मंत्री माना गया है जज्जल को। अर्थात जज्जल जो है वो एक पात्र हो सकता है, वो क्या है इसका रचयिता नहीं हो सकता। ये बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। फिर विजयपाल रासो बात करते हैं। विजयपाल रासो की, इसके रचयिता कौन है? नल सिंह भट्ट है। कौन है इसके रचयिता? नल सिंह भट्ट इसके रचयिता है। रचना काल मिश्र बंधु इसका रचना काल 1298 ईस्वी मानते हैं। और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के अनुसार इसकी भाषा 16वीं 17वीं शताब्दी से पूर्व की नहीं है, वे इसकी भाषा ब्रज को ही मानते हैं। अब डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के अनुसार तो ये 16वीं 17वीं शताब्दी का हो गया। फिर डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के अनुसार इसकी भाषा जो है वो 16वीं 17वीं शताब्दी से पूर्व की नहीं है, इसकी भाषा ब्रज को ही मानते हैं। इसके केवल 42 छंद प्राप्त हुए हैं। कितने छंद? 42 छंद। लिखित कृति, लिखित कृति अनुपलब्ध है, ठीक है ना। कितने छंद? 42 छंद। हम बात करें खुमान रासों की, तो खुमान रासों के कितने पद मिले थे? सॉरी, हमीर रासों के, हमीर रासों के 8 पद। हमीर रासों की कल्पना किसके की थी? 8 पदों की आधार पर की गई थी। ये 8 पद कहाँ मिले थे? प्राकृत पेंगलम में आए 8 पदों के आधार पर उसकी कल्पना की गई थी। लेकिन इसकी कल्पना 42 छंदों के आधार पर की गई थी। इसके 42 छंद मिले हैं। हमीर रासों के कितने मिले थे? 8 छंद। हमीर रासों के कितने? 8 छंद। खुमान रासों में कितने थे? 5000 छंद। खुमान रासों में कितने थे? 5000 छंद। इस रचना में करौली के राजा विजयपाल का, करौली के राजा विजयपाल का खलीफा अलमामू से युद्ध बताया गया है। खुमान का युद्ध भी अलमामू से बताया गया है और इसका युद्ध भी अलमामू से ही बताया गया है। इस ग्रंथ में विजयपाल की विभिन्न विजयों एवं प्रशस्तियों का चित्रण है। इस ग्रंथ में नल सिंह ने 1036 ईस्वी में हुई विजयपाल सिंह पंग राजा की लड़ाई का वर्णन है। ये एक लड़ाई और भी बताई गई है। 1036 ईस्वी में विजयपाल सिंह और पंग राजा की लड़ाई का वर्णन है। विजयपाल और पंग राजा, और वो क्या था? अलमामू। 2 लोगों के साथ यह लड़ाई बताई गई है, पंग राजा और अलमामू। पंग राजा और अलमामू के साथ किसकी? विजयपाल की। विजयपाल कहाँ के थे? करौली के राजा थे। विजयपाल कहाँ के थे? करौली के राजा थे। इनकी अलमामू और पंग राजा के साथ। हाँ, चलते चलते एक बात और बता दूं मैं आपको, क्या है कि जैसे इसमें जो तथ्यात्मक जानकारी है ना,
उसके बारे में आप ज़्यादा मतलब अगर मेरी क्लास देख रहे हैं तो आप ज़्यादा इधर उधर मत देखें। जो भी सामग्री है वो प्रामाणिक सामग्री है। तथ्यों में मतलब जो है विरोधाभास हो सकता है। अब विरोधाभास जो है वो इस कारण हो सकता है क्योंकि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अभी आपके सामने कि जो हम बात करते हैं विजयपाल रासो की, विजयपाल रासो की हमने बात की, विजयपाल रासो की हम बात कर रहे थे तो हमने देखा, देखो मिस्र बंधुओं के अनुसार इसका रचनाकाल 1298 ईस्वी है। मिस्र बंधुओं के अनुसार इसका रचनाकाल 1298 ईस्वी है, लेकिन माता प्रसाद गुप्त जो है इसे 16वीं 17वीं शताब्दी से पूर्व की रचना नहीं मानते। 16वीं 17वीं शताब्दी से पूर्व की रचना नहीं मानते। तो अंतर आ गया ना, कहाँ तो 1298 और कहाँ 16वीं 17वीं, अर्थात 300-400 वर्षों का अंतर आ गया। तो कहने से तात्पर्य यह है कि किसने क्या कहा है, महत्वपूर्ण यही है। किस हिंदी साहित्य के इतिहास से प्रश्न उठाया जाएगा, उसका उत्तर जो है वो उसी हिंदी साहित्य के इतिहास में जो दिया गया है वही माना जाएगा, न कि वो माना जाएगा कि जो आपने पढ़ा है या किसने कहा है, भी शुक्ल का माना जाएगा या नगेंद्र का माना जाएगा या हजारी प्रसाद द्विवेदी का माना जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर वहाँ पूछा जाएगा कि माता प्रसाद गुप्त के अनुसार ये रचना किस काल की है तो 16वीं 17वीं शताब्दी ही माना जाएगा। मिस्र बंधुओं के अनुसार ये रचना किस काल की है तो 1298 ईस्वी ही माना जाएगा, इस तरह से। और अगर सार्वजनिक रूप से अगर पूछा जाएगा तो इनका कोई रचनाकाल नहीं है, और सार्वजनिक रूप से अगर पूछा जाएगा तो इन्हीं में से कोई आएगा। अब अधिकतर 1298 आने के चांस है। इसकी रचना की बात नहीं कर रहा, मैं सभी रचनाओं की बात कर रहा हूँ। तो जो है अगर इस प्रकार का पूछा जाएगा तो वो क्या है, प्रश्न जो है वो डिलीट हो सकता है किसी भी स्थिति के अंदर। तो इसलिए ज़्यादा चिंता न करें, जो जिसने लिखा है उसको वैसे ही हमने देखना है। क्योंकि जैसे मोतीलाल मिनारिया की बात करें, हम पीछे पढ़कर गए थे, तो मोतीलाल मिनारिया जी कुछ और कहते हैं, और ठीक है ना। और उसके अलावा जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो कुछ और कहते हैं। जैसे मोतीलाल मिनारिया, हम खुमाण रासो की बात करें तो वो कह के जाते हैं कि खुमाण रासो जो है, खुमाण रासो के जो रचयिता दलपति हैं वो तो 16वीं 17वीं शताब्दी की है, वो तो 16वीं 17वीं शताब्दी की है। जबकि खुमाण रासो का जो रचनाकार दलपति है शुक्ल और रामगोपाल शर्मा दिनेश, उसे 9वीं शती की रचना मानते हैं। कहाँ 16वीं 17वीं शती की रचना मोतीलाल मिनारिया मान रहे थे। विरोधाभास है, लेकिन हमें सिर्फ यही देखना है कि मोतीलाल मिनारिया क्या कह रहे हैं, रामगोपाल शर्मा दिनेश क्या कह रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कह रहे हैं, ये बात हमारे ध्यान में होनी चाहिए। दोनों बातें नहीं आएंगी। वहाँ अगर पूछा जाएगा तो या तो रामगोपाल शर्मा दिनेश के बारे में पूछा जाएगा, या शुक्ल के बारे में, या फिर मोतीलाल मिनारिया के बारे में, ठीक है ना। तो वहाँ देखकर आपको सारी बातें याद होंगी, तभी आप उनके उत्तर दे पाएंगे। फिर एक अंतिम रचना है हमारे पास, रणमल छंद। रणमल छंद की बात करें तो इसके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा हुआ है। रणमल छंद की रचना 1397 ईस्वी में श्रीधर ने की थी। किसने? श्रीधर ने, ठीक है ना। रणमल छंद की रचना की बात करें तो 1397 ईस्वी में किसने की थी? श्रीधर ने। इस ग्रंथ में इड्र के राजा रणमल व पाटन के सूबेदार जाफर खां की लड़ाई है। इड्र के राजा रणमल व पाटन के सूबेदार जाफर खां की लड़ाई का वर्णन किया गया है। रणमल छंद का एक पद देखिए, डम डमर डम डकार, टंकर ढोल ढोल जंगिया, सुर करहणी रण सणाई। बस इतना सा डम डकार, ये इतना सा देख लेना, ये किसका पद रहेगा? ये रहेगा रणमल छंद का। जिस तरह से अणय और लय का प्रयोग उसी तरह से डय डय का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। तो ये थे हमारे प्रमुख रूप से रासो, और जो इसके अलावा जो रासो साहित्य है वो आज हमारा समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको जो क्लासें हैं पसंद आई होगी, और इसकी PDF वगैरह भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।